बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान दुनिया के फ़ैसले करेगा, मैंने नहीं कहा था, ये हज़रत इमाम बरी सरकार ने कहा था कि जब मेरे करीब एक शहर बसाया जाएगा तो उस शहर से दुनिया के फ़ैसले किए जाएंगे। अब जब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कहीं किसी दोराहे पर नहीं आ रहे थे तो पाकिस्तान ही सामने आया और पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार होगा इन मुज़ाकरात में। ये नज़र आ रहा है जिस तरह से फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी ब्रेक की कि आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया, और उस तरफ दूसरी तरफ ये स्टोरी सामने आई कि हमारे वज़ीर आज़म ने सदर पेशकियान को टेलीफोन रब्ता किया, और उसके बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जो है अब्बास अराग़ची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया है। तो नज़र आता है कि ये मुज़ाकरात में कलीदी किरदार जो है पाकिस्तान का ही होगा। गो इसमें नाम पहले मिस्र और तुर्की का भी लिया जा रहा था, लेकिन अभी उनके राब्तों का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है, क्योंकि ईरान को पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क पर एतमाद नहीं है। और ये पाकिस्तान ने एतमाद बरसों की मेहनत के साथ हासिल किया है, ये एक दिन की बात नहीं है। पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी है और पाकिस्तान ने जिस तरह से हर मौके पर ईरान के मौक़िफ़ की तईद की है, तो पाकिस्तान ने असल में ईरान का एतमाद तलाश किया है और उसको जो है हासिल भी कर लिया है। अब ईरान जो है वो पाकिस्तान की सालिसी में आने को तैयार है। गो इस वक्त तक मुज़ाकरात की जो गेम है, जो मैंने पहले दिन से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अमेरिका ही मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा, ईरान नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस तरह के बयानात दिए कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात बड़े खुश आइन तरीके से हो रहे हैं। एक आला शख्सियत से उन्होंने ईरान में बात करने की भी बात की। फिर मुज्तबा हमनई के बारे में उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उन पर कोई हमला किया जाए। रोक दिया उन हमलों को जो कि पावर स्टेशंस पर, यानी उनकी उन साइट्स पर होना था जहाँ से बिजली फराहम की जाती है, उसको भी रोक दिया गया। और कहा कि 5 दिन का वक्फ़ा है, हम इन प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इस दौरान जो है मुज़ाकरात चलते रहेंगे। बस इस डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरी और गिरती चली गई और स्टॉक एक्सचेंज जो है ऊपर होती चली गई। यहाँ ब्रेक कहाँ पर लगा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पहले इस बात की तरदीद की कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और बाद में उन्होंने अपने चंद शराइत जो हैं पेश कर दी। मैंने कल के व्लॉग में आपको 3 शराइत बताई थी कि ये शराइत रखी गई हैं, लेकिन असल में ये शराइत जो हैं 5 हैं। इसमें जौहरी प्रोग्राम का हक़ भी शामिल है कि अगर इसराइल जौहरी प्रोग्राम पर काम कर सकता है तो ईरान को भी ये पूरा हक़ है कि वो जौहरी प्रोग्राम पर काम करे। और अगर इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, जो कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अगर उसके पास हैं तो ईरान भी इसका हक़ रखता है। यानी बराबरी की सतह पर जो है अमेरिका डील करे ईरान और इसराइल के साथ, ताकि जो हथियार उसके पास हों वही हो। और तीसरी अहम तरीन शर्त यह है कि आपने हुर्मुज़ में नया कानून पासदारी जो है वो यानी उसको पास करने का, वहाँ से गुज़रने का जो है राहदारी, सॉरी पासदारी कह रहा हूँ, राहदारी जो है उसको तस्लीम किया जाए। और वो कानून क्या है कि $20 लाख 2 वेसल्स ले जाओ, यानी अब टैक्स लगेगा जो ईरान वसूल किया करेगा। इन मुज़ाकरात में आगे चलकर क्या होता है क्या नहीं है, ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद ये इन मुज़ाकरात का पहला दौर जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही हो। ये भी ऐन मुमकिन है कि इस्लामाबाद इसकी मेज़बानी करे इस दौर की, लेकिन ये बात हकीकत है कि इमाम बरी सरकार की ये पेश गोई कि ये इसके करीब बसने वाला शहर जो है, उनके मज़ार के करीब बसने वाला शहर जो है दुनिया के फ़ैसले करेगा, सामने नज़र आ रहा है कि आज इस्लामाबाद पूरी दुनिया में जब कोई ईरान और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान सामने आया और पाकिस्तान ने आकर ये साबित किया कि वो अब इस काबिल है कि वो दुनिया के फ़ैसलों पर असरअंदाज हो सके। दोनों तरफ की बेहतरीन हिकमत अमली, पाकिस्तान की बेहतरीन हालत जब पॉलिसी का नतीजा है कि अमेरिका भी पाकिस्तान पर इतमाद करता है और ईरान भी इतमाद करता है। सालस के लिए ये इतमाद ज़रूरी है। तुर्की पर इतमाद क्यों नहीं करता? क्योंकि तुर्की नेटो का रुकन मुल्क है, जो कि अमेरिका की बनाई हुई एक अस्करी तंजीम है, जिसके अरकान जो हैं वो एक दूसरे के साथ चेंड हैं, यानी बंधे हुए हैं। और मिस्र पे क्यों नहीं करता? मिस्र पर बहुत ज़्यादा असर है अमेरिका का और इसराइल का, इसलिए मिस्र पर भी इतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान, जिसकी सरहद जो है वो भी ईरान के साथ मिलती है और जिसका एक कुदरती जो है अलायंस, क्योंकि इस्लामी मुल्क हैं दोनों, वो भी बनता है, और दूसरा
दोनों मुल्कों की एक और मुश्तरक चीज़ है कि दोनों पर उनसे कई गुना बड़ा दुश्मन जो है वो हमला आवर हुआ और उसने उसको शिकस्त दी। यहाँ मई में हमलावर होता है भारत पाकिस्तान पर, पाकिस्तान उसको शिकस्त देता है। जून में 2025 में इसराइल और अमेरिका हमलावर होते हैं, ईरान उनको भी शिकस्त देता है और अब दोबारा 28 फरवरी को फिर हमलावर हुआ और उसके बाद उसको भी शिकस्त दे दी गई। यानी ईरान अब इस वक्त फातिहा है। ये एक असूल है जंगों का कि जब आप पर जो है चढ़ दौड़ने वाला या हमलावर जो है वो कब्ज़ा ना कर ले आपके मुल्क पर और आप अपने मुल्क पर दिफा करने में कामयाब हों, तो हमला करने वाला नाकाम तस्वर किया जाता है और दिफा करने वाला कामयाब तस्वर किया जाता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ईरान ये जंग जीत चुका है। आज 25वां रोज़ है, 24 मार्च आज 2026 है और कल यानी 23 मार्च को ये खुशखबरियाँ सामने आना शुरू हुई कि मुज़ाकरात पर किसी न किसी तरीके से माना जा रहा है और इसका अगला तरीक़ाकार क्या होगा, कितने दौर चलेंगे, क्या उस दौरान में जंग बंद होगी। कल भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया। आज सुबह भी जब मैं दफ्तर आ रहा था तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या जंग बंद हो गई भाईजान। नहीं बंद हुई, जंग बंद नहीं हुई, मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। इसमें दोनों फ़रीक़ैन जो हैं किस हद तक जो है एक दूसरे के साथ मामलात पर मुफ़ाहमत करते हैं, ये फ़ैसला होना अभी बाकी है। हाँ, ये जंग रुक गई जो मैं जिस खदशे का इजहार कर रहा था कि अगर ईरान के पावर स्टेशंस पर हमला हुआ यानी उसकी बिजली बंद हुई तो इसराइल बशमूल पूरा मिडल ईस्ट जो है वो भी अंधेरों में नहा जाएगा और दूसरा डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं वो भी तबाह कर दिए जाएंगे। ये वो प्लांट्स हैं जो कि समुंदर से पानी लेकर साफ़ पानी जो है इन रियासतों को मुहैया करते हैं। ये एक बड़ा तरीक़ाकार है कि समुंदर के पानी को लें, उसको साफ़ करें। ये भी बिजली से ही चलते हैं, इनको तबाह ना किया जाए, सिर्फ ग्रिड स्टेशन ही उड़ा दिए जाएँ, तब भी ये प्लांट बंद हो जाएंगे और इन मुल्कों के पास चंद दिन यानी 1-2 दिन के अलावा पानी जो है वो नहीं बचेगा, जिसके बाद यहाँ पर शदीद बहरान सामने आ सकता है। ये वो धमकी थी जो पासदाराने इनकलाब ने डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटों वाली धमकी के बाद दी और जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सरबसूज हो गए यानी झुक गए और झुक गए किसके सामने, ईरान के सामने, और मुज़ाकरात की बात को आगे बढ़ाया। उस मुश्तबा हमअनाई जिसके बारे में वो कहते थे कि मुझे पता नहीं ये ज़िंदा है ये मुर्दा है, उसके बारे में अब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि उस पर हमला किया जाए। ये एक ऐसी कामयाबी है ईरान की जिसको अगर अल्फाज में बयान करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। अपने से कई गुना बड़ी क़ुव्वत को इस तरह से शिकस्त देना और पाकिस्तान का इन मुज़ाकरात में आना, मैं ये समझता हूँ कि पूरे आलम इस्लाम के लिए और ख़ास कर पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान बिलाशुबा एक ऐसी एटमी क़ुव्वत है जो समझदारी, बुर्दबारी, जहानत के साथ दुनिया के मामलात में ना सिर्फ मुदाखलत कर सकती है बल्कि इन मामलात को हल भी करा सकती है। अमेरिका जैसा मुल्क भी अगर पाकिस्तान को सालिसी के लिए कह रहा है और ईरान भी उसको तस्लीम कर रहा है तो फिर मान जाएँ वो लोग जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर तनकीद किया करते थे। मैं अक्सर कहता हूँ जिनके कहने से घर में खाना नहीं बनता और वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बहस कर रहे होते हैं। ऐसी बहस करना फजूल है। जो मुल्की मामला चलाते हैं उनके दिमाग हमारे दिमागों से कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं और सिर्फ एक नहीं होता, कई दिमाग जो हैं मिलकर एक फ़ैसला कर रहे होते हैं और फैसला जो है आपको नज़र भी आ रहा है कि दुनिया का कौन सा मामला है जिसमें पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर आज इस साल से तक दखल अंदाज नहीं है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल भी ज़बरदस्त हैं, उनको भी जिंदाबाद। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जिंदाबाद। आलमी अमन पाइंदाबाद। ये रहेगा तो सब लोग तरक्की करेंगे। अमन नहीं होगा तो फिर कोई मुल्क भी इस जंग से बच नहीं पाएगा, जिसके बारे में ये पेशगोइयाँ की जा रही थी कि ये तीसरी आलमी जंग होगी। अगर पाकिस्तान इस सालसी में कामयाब हो जाता है तो ये तीसरी आलमी जंग टल जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।